हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें। शुरू से लास्ट तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का, किस स्तर का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 इस वीडियो में। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था अल्मीडा। तो अल्मीडा भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगीज था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर सेकंड ने, शाह आलम सेकंड ने, अकबर सेकंड ने, या उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने सन 1830 में राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश ब्रिटिश राजदूत बनाकर विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था। तो इसमें देखते हैं थर्ड प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अजीज उद्दीन, शाह आलम, रफी उद्दौला, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीज उद्दीन। अजीज उद्दीन मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंग पायस, पीटर मुंडी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए दुआर्ट बारबोसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर मुंडी। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था। यहाँ पे देखेंगे पीटर मुंडी कहाँ का था, तो यह ब्रिटेन का निवासी था पीटर मुंडी। और बाकी जो ऑप्शन दुआर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस दिए गए हैं, ये दोनों पुर्तगाल के निवासी थे। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंसुरा। चिंसुरा कंपनी को डचों ने स्थापित किया था। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की। और 1653 ईस्वी में बंगाल के चिनसुरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया था। डचों ने यहाँ पर देखेंगे गुस्तावुस गुस्तावुस नामक किले किले का निर्माण किया था। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? डच, अंग्रेज कंपनी, फ्रांसीसी, या उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी। अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए वस्तु को खरीदने की अनुमति भी उन्हें मिल गई। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, या भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी वहाँ पे, इसलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली नहीं हो सके क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ के अंग्रेजों की फौज जो थी, नौसेना वाली फौज, वो बहुत ही शक्तिशाली थी। नेक्स्ट देखते हैं। वांडीवास के युद्ध में वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में वांडीवास युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और यह निर्णायक लड़ाई थी जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 18वीं शताब्दी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? बंगाल, असम, मुंबई और गुजरात। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के तो बंगाल और असम दोनों में थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल और असम। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। तो वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिली थी और अंग्रेज उपनिवेशवादियों तथा उनकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों ने भारतवासियों के धर्म संस्कृति पर तेजी से प्रहार किया। वे मुख्यतः बंगाल एवं असम में अधिक सक्रिय थे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो इसमें देखेंगे हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो सभी सुमेलित हैं। उपरोक्त में हो जाएगा एक से अधिक, उपरोक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। मीर कासिम, मोहम्मद शाह और शुजाउद्दौला। मीर कासिम और शुजाउद्दौला। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा लिया था। तो यहाँ पे देखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और मीर कासिम के संघ व कमानी के सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। मीर कासिम के संघ में मीर कासिम के अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी थे। 1763 के कई युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। तो यहाँ पे देखते हैं मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर एडम्स, कर्नल मैलेसन। उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 1763 में लड़े गए युद्ध से ही 1763 में ही उनका युद्ध आरंभ हो गया था। कई झड़पें भी हुई थी तथा मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया हुआ था, मद्रास के गवर्नर पिगट के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में, कोलकाता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में, एक सिविल सर्वेंट के रूप में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता पर यानी कि कोलकाता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के नेता के रूप में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया हुआ था। तो अली वर्दी खां के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला की सेनाओं ने फोर्ट विलियम को घेर लिया तथा 5 दिन के बाद अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जिम्मेदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? सुतानाती, कालीकाता, गोविंदनगर, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, चोल, दीव एवं दमन। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सुतानाती, कालीकाता, गोविंदनगर। बंगाल की हुकूमत में शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने फरवरी 1691 ईस्वी में एक फरमान निकाला था जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति दे दी गई। और देखेंगे अगर देखें 1698 ईस्वी में सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव की जमींदारी दे दी गई जिसके बदले उन्हें इन गांव के पहले मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया? सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया? तुष्टीकरण, कुशलता, अकर्मण्यता, गैर हस्तक्षेप। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा गैर हस्तक्षेप। गैर हस्तक्षेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या
उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि प्रणाली गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली से संबंधित है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, ये सब आदि सहायक संधि को स्वीकार किए थे और इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था अवध, झांसी, सतारा, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवध। हड़प नीति के अंतर्गत अवध को नहीं हड़पा जा सका था और बाकी सभी सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बचाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर ये सब हड़पे जा चुके थे। जो अवध का विलय था तत्कालीन नवाब उस समय वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था अवध का विलय। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया था। निम्नलिखित बंदोबस्त में से किसमें जमींदार भू राजस्व संग्रह करने में मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थाई बंदोबस्त। तो बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 ईस्वी से ही अंग्रेजों के लिए एक समस्या बनी हुई थी तथा जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया था उस समय भी यह समस्या विद्यमान थी। भारत में अंग्रेजों ने राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन में संबद्ध होने के लिए जाना जाता है? थॉमस मुनरो, आर्यम बर्ड, सर चार्ल्स नेपियर, उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो सन 1802 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था के अनुसार सीधे रैयतों से ही कर की वसूली की जाती थी, अर्थात अस्थायी बंदोबस्त की तरह इसमें जमींदारी जैसे बिचौलिए नहीं होते थे। अस्थायी बंदोबस्त में एक बिचौलिए की जरूरत होती थी और इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त में बिचौलिए की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लें और लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इसमें देखेंगे हम लोग वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था प्रवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटिश वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी है जमकर करते रहिए क्योंकि इस बार सीट लेना ही लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।